दोस्तों आज हम लोग ये जो अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल है PT 365 का जनवरी से मार्च तक का उसको हम लोग रीड करेंगे। ये विषय सूची रहा, कंबाइंड है, सारे सब्जेक्ट का है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला आर्टिकल देखिए, पॉलिटी का है, संविधान से संबंधित मुद्दे, समान नागरिक संहिता जिसको UCC कहते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं UCC सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित किया। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन चुका है। अन्य संबंधित तथ्य, इस विधेयक के पारित होने से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पर कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा असम और गुजरात भी UCC को लागू करने पर काम कर रहे हैं। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यह UCC से अलग है और पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में मौजूद है। UCC के बारे में, UCC का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने से है। ये समान कानून सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। भारत में UCC की वर्तमान स्थिति, भारत में विविध धार्मिक समुदाय वर्तमान में व्यक्तिगत कानूनों के एक तंत्र द्वारा शासित होते हैं। इन विधानों को वर्षों से अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से संहिताबद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू व्यक्तिगत कानून को 4 कानूनों के माध्यम से संहिताबद्ध किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप अधिनियम 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956। इन कानूनों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं को भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत 1937 और मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 जैसे कानूनों में स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। बाद में कुछ पंथ निरपेक्ष कानून भी हैं। उदाहरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1954 जिसके तहत अंतरधार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है। UCC की सिफारिश करने वाली महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और समितियां, साबानो केस 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर गुजारा भत्ता संबंधी मामलों में UCC की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सल्ला मुद्गल केस सुप्रीम कोर्ट ने 1995 सुप्रीम कोर्ट ने UCC के माध्यम से सभी धर्मों में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए संसद में कानून पारित करने की सिफारिश की। पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेलेंटीना परेरा 2019 सुप्रीम कोर्ट ने समान व्यवस्था रखने के लिए समान कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। छठी अनुसूची सुर्खियों में क्यों, लद्दाख को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छठी अनुसूची के बारे में, छठी अनुसूची यानी संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। छठी अनुसूची के प्रावधान,
ये प्रावधान इन 4 राज्यों के राज्यपालों को अपने अपने राज्य में स्वायत्त जिला परिषदें और स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें गठित करने का अधिकार देते हैं। एडीसी की संरचना, एडीसीज में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, जबकि शेष चुने जाते हैं। हालांकि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है, इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं। एआरसी यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियों में अनुसूचित जनजातियां हैं, यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग अलग अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र में विभाजित कर सकता है। छठी अनुसूची में एडीसीज और एआरसीज को निम्नलिखित विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियां प्रदान की हैं। विधायी शक्ति, नियम बनाना, भूमि वन प्रबंधन, आरक्षित वन के अलावा झूम खेती और प्रमुख या मुखिया की नियुक्ति के संबंध में, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह व तलाक और सामाजिक प्रथा के संबंध में, संबंधित अनुसूचित जिले में अनुसूचित जनजाति के निवासियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साहूकारी का कार्य या व्यापार के विनियम और नियंत्रण के संबंध में। कार्यकारी शक्ति, जिलों में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों और बाजारों, पशु तालाबों, मत्स्य पालन, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना या प्रबंधन करने की शक्ति प्राप्त है। परिषदों को प्राथमिक विद्यालयों में भाषा और शिक्षा के तरीकों को निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। न्यायिक शक्ति, इन्हें ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों के गठन का अधिकार प्राप्त है। परिषद न्यायालयों के मुकदमों या मामलों पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी अन्य अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है। हालांकि इन परिषद न्यायालयों को मृत्युदंड या 5 या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों वाले मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी गई है। वित्तीय शक्तियाँ, अपनी अपनी परिषद के लिए बजट तैयार करने का अधिकार, भू राजस्व का आकलन करने के व एकत्र करने और व्यवसायों, व्यापारों आदि पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टा देने की शक्ति दी गई है। पांचवी और छठी अनुसूची विशेषताएं कहाँ लागू हैं। पांचवी अनुसूची यह भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, वर्तमान में 10 राज्यों में। छठी अनुसूची यह भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है। प्रशासन, जनजातीय, पांचवी अनुसूची जनजातीय सलाहकार परिषद और छठी अनुसूची में जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद। प्रशासनिक शक्ति, पांचवी अनुसूची में राज्यों की विधानसभा का गठन होने के कारण टीएसी के पास सीमित शक्तियां हैं जो अधिकतर कार्यकारी हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद के पास सीमित शक्तियां हैं। और छठी अनुसूची में परिषद को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। ये सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त हुई हैं। मुख्य कार्य, पांचवी अनुसूची में जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा पर बल देना और छठी अनुसूची में स्वशासन पर अधिक बल। और पेशा अधिनियम 1996 पांचवी अनुसूची में लागू है, छठी में लागू नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान सुर्खियों में क्यों? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले से पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के बारे में संविधान का अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। इस अनुच्छेद में इन्हें अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में
में दिए गए अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम बनाया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसे सिविल कोर्ट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह किसी भी संस्थान के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में दर्जे से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लेता है। केंद्र सरकार ने 6 समुदायों को आर्थिक अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया हुआ है। ये समुदाय हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। हालांकि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों MEIs को प्राप्त विशिष्ट विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 30(1)(a) के तहत किसी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों की किसी भी परिसंपत्ति के अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। MEIs को केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत आरक्षण नीति लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इस अधिनियम को 2012 में संशोधित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले और सहायता नहीं प्राप्त करने वाले MEIs पर लागू नहीं होता है। संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली। राज्य सभा में उपसभापतियों का पैनल, उप राष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति ने उपसभापतियों के पैनल का पुनर्गठन किया। सभापति राज्यों की परिषद राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 8 के तहत उपसभापतियों के एक पैनल का गठन करता है। इन नियमों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 118 के तहत प्रावधान किए गए हैं। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में पैनल का कोई भी सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता कर सकता है। नए पैनल के नामांकित होने तक वे इस हेतु प्राधिकृत रहते हैं। जब सभापति, उपसभापति या उपसभापतियों के पैनल में से कोई भी सदन में उपस्थित नहीं होता है, तब सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन राज्यसभा का कोई अन्य सदस्य करता है। धन्यवाद प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में, यह सदन में पेश किया जाने वाला एक औपचारिक प्रस्ताव है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए उनका आभार व्यक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 87 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने और इसके आरंभ में संसद को इसके आह्वान के कारणों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा। इसे संसद के दोनों सदनों में अपनाया जाना जरूरी होता है। इस प्रस्ताव को संशोधनों के साथ अपनाया जा सकता है। बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्री। मद्रास हाई कोर्ट ने एक आरोपी व्यक्ति को बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री पद पर बनाए रखने के चलते तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है। बिना पोर्टफोलियो वाले मंत्रियों के बारे में भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर बिना पोर्टफोलियो के किसी केंद्रीय मंत्री को विशेष कार्य की जिम्मेदारियां सौंप सकता है। ऐसे मंत्रियों के पास कोई विभाग कार्यालय नहीं होता है, लेकिन वे मंत्रियों को मिले सभी सुविधाओं और विशेषाधिकारों के हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक मंत्री के तौर पर कोई वेतन और भत्ता नहीं दिया जाता है। यह वह विधानमंडल के सदस्यों के रूप में वेतन और भत्ता पाता है। छावनियों का डी नोटिफिकेशन। रक्षा मंत्रालय ने 10 छावनियों के सिविल असैन्य क्षेत्रों को संबंधित राज्य स्थानीय निकायों में विलय के लिए
डी नोटिफाई किया है। इससे पहले 2023 में रक्षा मंत्रालय ने छावनियों के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के तहत राज्यों को कुछ छावनियों के सिविल क्षेत्रों को उनसे अलग करने तथा उन्हें उनकी निकटतम स्थानीय नगर पालिकाओं के अधीन लाने पर विचार करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अब छावनियों के सैन्य क्षेत्रों को मिलिट्री स्टेशंस नाम दिया जाएगा। ये स्टेशन सेना के पूर्ण नियंत्रण में होंगे। छावनियों के बारे में, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है। यहाँ मुख्य रूप से सैनिकों के आवास होते हैं, हालांकि यहाँ असैन्य नागरिक भी मौजूद रहते हैं। उत्पत्ति, इन्हें 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसी पहली छावनी बैरकपुर कोलकाता में 1765 में स्थापित की गई थी। वर्तमान में भारत में 62 छावनियाँ हैं। प्रशासन छावनियों का स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 3 में उल्लिखित है। न्यायपालिका, भारत के सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष सुर्खियों में क्यों? प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सभागार में सुप्रीम कोर्ट की डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया। अन्य संबंधित तथ्य, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित पहलों की शुरुआत की। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स, यह पहल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देश के आम नागरिकों तक निःशुल्क और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराएगा। डिजिटल कोर्ट्स 2.0, यह एप्लीकेशन ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई एक नई पहल है। इसके तहत जिला न्यायालयों के जजों को कोर्ट के रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को 2013 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की अदालती प्रणाली को डिजिटल बनाकर और न्याय तक पहुंच में सुधार करके इस प्रणाली को आधुनिक बनाना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश CJI होगा। अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से कम नहीं होनी चाहिए जब तक कि संसद कानून के माध्यम से इससे अधिक संख्या निर्धारित न करें। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश हैं। संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य विशेषताएं, अनुच्छेद 131 के तहत संघीय विवादों पर निर्णय करने का आरंभिक और अनन्य अधिकारिता। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आरंभिक अधिकारिता। अधिकार 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित आदेश की अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का भारत में सभी न्यायालयों या अधिकरणों पर व्यापक अपीली अधिकारिता है। अनुच्छेद 143 के तहत सलाहकारी अधिकारिता है। अनुच्छेद 137 के तहत स्वयं के किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति। संबंधित तथ्य, सुप्रीम कोर्ट SC की क्षेत्रीय पीठें, कार्मिक लोक शिकायत कानून और अन्य पर संसद की अस्थायी समिति ने संसद को सूचित किया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें पर स्थापित करने संबंधी उसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 130 का उपयोग कर अपनी क्षेत्रीय पीठों की स्थापना कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 130 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में स्थापित होगा जिसे या जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से समय समय पर निर्धारित करें। भारत में अधिकरण प्रणाली सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अधिकरण सरकार की नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं दे सकते हैं। अन्य संबंधित तथ्य, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सशस्त्र बल अधिकरण के उस निर्देश को रद्द कर दिया
जिसमें सरकार को जज एडवोकेट जनरल के पद को भरने के लिए नीति बनाने को कहा गया था। एएफटी की स्थापना 2007 के एएफटी अधिनियम के अधीन की गई थी। एएफटी अधिनियम थल सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन आने वाले कार्मिकों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एएफटी का प्रावधान करता है। इन विवादों में सर्विस कमीशन, नियुक्ति, नामांकन और सेवा शर्तों में से संबंधित विवाद शामिल है। इसके अलावा यह उपर्युक्त अधिनियमों के तहत सेना न्यायालय के आदेशों, निष्कर्षों या दंडावेशों के खिलाफ अपील तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों का भी उपबंध करता है। एएफटी के पास सिविल कोर्ट की शक्तियाँ होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं। इस कारण किसी भी अधिकरण को सरकार की नीति तैयार करने का निर्देश देने की कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नीति निर्माण करना न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अधिकरण प्रणाली के बारे में। प्रकृति। अधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। इनका उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमों के भार को कम करना है। इसके अलावा अधिकरणों में तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के निपटान के लिए विषय विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, जिससे फैसला सुनाना आसान हो जाता है। संवैधानिक मान्यता। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 332A और 332B को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 323A यह संसद को लोकसेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक अधिकरण गठित करने का अधिकार देता है। संसद केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिकरणों का गठन कर सकती है। अनुच्छेद 323B इसके तहत अन्य विषयों जैसे कराधान, भूमि सुधार आदि के लिए अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन विषयों के लिए संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर अधिकरणों का गठन कर सकते हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 323B के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही एक अनन्य अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकते हैं। अधिकरणों की संरचना। पारंपरिक अदालतों के विपरीत अधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के साथ साथ विशेषज्ञ सदस्य यानी तकनीकी सदस्य भी नियुक्त किए जाते हैं। क्षेत्राधिकार। प्रत्येक अधिकरण को उनकी विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए विशिष्ट क्षेत्राधिकार दिया गया है। कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। इसका अर्थ है कि वे अधिकरण अपने से नीचे के प्राधिकरणों या प्राधिकारियों या सरकारी निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। अपील। सामान्यतः अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधी हाई कोर्ट में की जाती है। हालांकि कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। एस चंद्र कुमार वाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ संबंधित हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील करने की अनुमति प्रदान की थी। भारतीय अधिकरण प्रणाली का विकास क्रम। 1941 आयकर अपीली अधिकरण की स्थापना की गई। यह भारत का पहला अधिकरण था। 1976 स्वर्ण सिंह समिति 1976 ने माना कि उच्च न्यायालयों में लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित बड़ी संख्या में मामलों लंबित हैं। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 323 और 323 भी शामिल किए गए। इनमें अधिकरण की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 1980 के दशक से अलग अलग अधिनियमों के तहत कई अधिकरणों की स्थापना की गई। इनमें प्रशासनिक मामलों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण,
वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण आदि शामिल हैं। 2017 वित्त अधिनियम 2017 द्वारा अधिकरण प्रणाली को पुनर्गठित किया गया। इसके माध्यम से एक जैसे कार्य करने वाले अधिकरणों का विलय कर दिया गया। अधिकरणों की संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को इन अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए पात्रता नियुक्ति पद से हटाने और सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्तियां सौंप दी। अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 बनाया गया। इस अधिनियम ने कुछ अधिकरणों जैसे फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड आदि को भंग कर दिया और उनके कार्यों को मौजूदा न्यायिक संस्थाओं, मुख्य रूप से उच्च न्यायालयों को सौंप दिया। इस अधिनियम ने कुछ अधिकरणों में अनेक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव भी किए। मानहानि, डिफेमेशन सुर्खियों में क्यों? विधि आयोग की 250वीं रिपोर्ट में आपराधिक मानहानि को नए आपराधिक कानून में बनाए रखने की सिफारिश की गई है। मानहानि पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ 2016 वाद। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था। चमन लाल बनाम पंजाब राज्य 1970 वाद। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामलों में नेक इरादा और प्रामाणिकता साबित करने के लिए मानदंड स्थापित किए थे। अन्य संबंधित तथ्य। इस रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि जीवन की गरिमा संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। इनमें यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के मूल अधिकार का एक पहलू है। ऐसे में लोगों को उनके खिलाफ अपमानजनक भाषाओं के इस्तेमाल और बेबुनियाद आरोपों से पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत प्रदत्त वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। मानहानि के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। मानहानि का अर्थ किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्रकाशित या अभिव्यक्त कोई असत्य और अपमानजनक टिप्पणी करना है। भारत में मानहानि आपराधिक तथा सिविल दोनों प्रकार का अपराध हो सकती है। आपराधिक मानहानि के तहत दोषी व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है अथवा जुर्माना लगाया जा सकता है। सिविल मानहानि के तहत कोई पीड़ित व्यक्ति मानहानि वाले कथनों से अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग हेतु अदालत में याचिका दायर कर सकता है। संविधान तथा कानून में आपराधिक मानहानि से संबंधित प्रावधान। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की धारा 499(502) के तहत आपराधिक मानहानि से संबंधित व्यापक प्रावधान किए गए हैं। धारा 499 मानहानि की व्यापक परिभाषा दी गई है। धारा 500 दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषी व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करने की सजा देने का नया प्रावधान किया गया है। परिहार सुर्खियों में क्यों? बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा समय से पहले रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। परिहार के बारे में, जब किसी दोषी को दिए गए दंड यानी सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है तो उसे दंड का परिहार कहा जाता है। राज्य अपनी परिहार नीति के तहत दोषियों के समय से पहले रिहा कर सकता है। परिहार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध हेतु दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दिए गए दंड को माफ करने, निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि दंड सेना न्यायालय कोर्ट मार्शल ने दिया है, यदि दंड संघ की कार्यपालिका शक्ति के तहत आने वाले कानूनों के दायरे में दिया गया है
और यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी गई है, इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की शक्तियां भी राष्ट्रपति के ही समान हैं। हालांकि राज्यपाल की ये शक्तियां केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन ही होती हैं। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है या उसका लघुकरण कर सकता है। हालांकि मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। परिहार से संबंधित कानूनी आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 432 सरकार को किसी व्यक्ति को दी गई सजा को निलंबित करने या परिहार की शक्ति प्रदान करती है। CRPC की धारा 433A में 14 साल की सजा काट चुके लोगों के लिए परिहार का प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 473, 475, 476 और 477 में परिहार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। परिहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लक्ष्मण नस्कर बनाम भारत संघवाद 2000। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दंड के परिहार के लिए निम्नलिखित 5 आधारों पर विचार किया जाना चाहिए। क्या घटित अपराध से समाज बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है? क्या अपराध को फिर से दोहराए जाने की संभावना है? क्या दोषी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना है? क्या दोषी जेल में अनावश्यक रखकर कोई अन्य उद्देश्य पूरा किया जा रहा है? और दोषी के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। हरियाणा राज्य बनाम राजकुमारवाद 2021। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CRPC की धारा 433A किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को मिली संवैधानिक शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 56 वकीलों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया है। इनमें 11 महिलाएं भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा पाने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित कर दिए गए हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से आशा ऐसे वकीलों से है जो उपयुक्त नियमावली के तहत कार्य करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में किसी पक्षकार का पक्ष रखने के लिए अधिकृत होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केवल AOR ही किसी मामले में किसी पक्ष की ओर से उपस्थित हो सकता है, पक्ष प्रस्तुत कर सकता है या बहस कर सकता है। हालांकि AOR या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से किसी अन्य वकील को भी किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होने की मंजूरी दी जा सकती है। जमानत। CJI ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों में जमानत देने से मना करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। किसी अपराध के आरोपी या अभियुक्त व्यक्ति को कानूनी हिरासत से अस्थायी तौर पर फ्री करना जमानत या बेल कहलाता है। हालांकि यह बेल उस अभियुक्त द्वारा एक बांड या जमानत बांड जमा करवाने के बाद अधिकृत प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होती है। अंतरिम जमानत सीमित समय के लिए दी जाती है। यह नियमित जमानत या अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई से पहले दी जाती है। नियमित जमानत इसकी मांग ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो पुलिस हिरासत में है। अग्रिम जमानत इसकी मांग उन लोगों द्वारा की जाती है जिन्हें गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार होने की आशंका है। डिफ़ॉल्ट बेल को बाध्यकारी या वैधानिक जमानत के रूप में जाना जाता है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत प्रदान की जाती है। यह कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने में होने वाली अत्यधिक देरी के कारण आरोपी को हिरासत में रखने से सुरक्षा प्रदान करती है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किए गए बदलाव। यह पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की एक तिहाई अवधि को हिरासत में बिता लिया है, जो उसे जमानत दे दी जाएगी। नए कानून में किसी विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार करने से संबंधित एक सख्त प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत यदि किसी विचाराधीन कैदी के खिलाफ एक से अधिक या कई आपराधिक मामलों में जांच, पूछताछ या कोई मुकदमा लंबित है, तो उस विचाराधीन कैदी को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विचाराधीन कैदी ने जेल से किसी अपराध के लिए निर्धारित सजा की एक तिहाई या आधी सजा पूरी कर ली है, तो जेल अधीक्षक को उस विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने के लिए अदालत में लिखित रूप से एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस आधार पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी अपराधी को पहले 15 दिनों से अधिक दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने की आवश्यकता है। चुनावी बांड योजना सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य वाद में निर्णय देते हुए चुनावी बांड योजना को रद्द कर इसे असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह योजना सूचना के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। चुनावी बांड योजना के बारे में चुनावी बांड प्रोविसरी नोट के विजय से जारी होते हैं। चुनावी बांड्स वस्तुतः धारक को मिलने वाले ब्याज रहित या ब्याज मुक्त लिखत होते हैं। साथ ही ये बियरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, यानी इसमें खरीदार या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं होता है। चुनावी बॉन्ड की विशेषताएं: इन्हें नॉन रिफंडेबल के आधार पर खरीदार को जारी किया जाता है। इन्हें भारत का कोई नागरिक या भारत में निगमित या स्थापित कंपनियां संस्थाएं खरीद सकती हैं। इस बॉन्ड को केवल भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं से ही खरीदा जा सकता है। इसका उपयोग केवल उन पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है जिन्होंने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए हों। ये राजनीतिक दलों के लिए उन औपचारिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान चंदा प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं जिनका सरकारी अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया जा सके। इस प्रकार ये पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक चुनावी बांड में एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक संख्या होती है जिसे पराबैंगनी किरणों के माध्यम से देखा जा सकता है। वित्त अधिनियम 2017 द्वारा भारत में राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में बदलाव। विषय: वित्त अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित कानून। वित्त अधिनियम 2017 से पहले, वित्त अधिनियम 2017 के बाद। कॉर्पोरेट योगदान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182। वित्त अधिनियम 2017 से पहले एक वित्त वर्ष में किसी कंपनी द्वारा दिया जाने वाला राजनीतिक चंदा कंपनी के पिछले वित्त वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ के 7.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। कंपनियों को अपने लाभ और हानि के खाते में उस कंपनी के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को योगदान के रूप में दी गई राशि का खुलासा करना आवश्यक है। साथ ही योगदान की गई कुल राशि उस दल के नाम का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। वित्त अधिनियम 2017 के बाद राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाली कॉर्पोरेट फंडिंग की सीमा को हटा दिया गया है। भारत में निगमित या स्थापित किसी भी कंपनी को चुनावी बांड के माध्यम से योगदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। कंपनियों को केवल राजनीतिक दलों को दी गई चंदे की कुल राशि का खुलासा करना आवश्यक है, न कि प्रत्येक राजनीतिक दल को दी गई राशि का विवरण बताना होता है। काले धन पर रोक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1961 की धारा 13(a) 2017 से पहले राजनीतिक दल को चंदा देने वालों के नाम और पते के साथ 20,000 रुपये से अधिक के स्वैच्छिक योगदान का रिकॉर्ड रखना होगा।
व्यक्तियों के लिए राजनीतिक चंदा नकद में देने की अनुमति दी गई है। 17 के बाद वित्त अधिनियम 2017 के बाद राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से मिलने वाले चंदे का रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। 2000 रुपये से अधिक का दान केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना चाहिए। पारदर्शिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से अधिक के चंदे की जानकारी ईसीआई को देनी होगी। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड से प्राप्त चंदे की जानकारी ईसीआई को देना आवश्यक नहीं है। संबंधित तथ्य राजनीतिक दल और आयकर हाल ही में आयकर विभाग ने एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल से आयकर रिटर्न दाखिल करने में विसंगति और देरी के लिए 210 करोड़ रुपए के जुर्माने की मांग की है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयकर का भुगतान करने से छूट प्रदान करती है। छूट के लिए संबंधित दलों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होता है। वही खातों और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव राजनीतिक दलों के खाते कानून के अनुसार ऑडिट किए गए हों आदि। हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139 4B के तहत राजनीतिक दलों को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है यदि उनकी कुल आय धारा 13A के तहत प्राप्त छूट से पहले कर छूट सीमा से अधिक है। नगर पालिका चुनाव सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के परिणामों को अमान्य और रद्द घोषित कर दिया। नगर निगम चुनाव के बारे में नगर निगमों के चुनाव संबंधित राज्य सरकार के विधानमंडल द्वारा बनाए गए नगर निगम अधिनियम के अनुसार होते हैं। हालांकि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव संबंधित नगर पालिका अधिनियम के अनुसार होते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नगर पालिकाओं की संरचना अनुच्छेद 243 नगर पालिकाओं की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नगर पालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें वार्ड के नाम से जाना जाता है। सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 243 इसमें संबंधित नगर पालिका अधिनियमों के अनुसार पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य समूहों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। आरक्षित सीटों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। नगर पालिकाओं का कार्यकाल अनुच्छेद 243 प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। नई नगर पालिका के गठन के लिए अगले चुनाव का आयोजन नगर पालिका की अवधि समाप्त होने से पहले किया जाना अनिवार्य है। अनुच्छेद 142 के बारे में यह अनुच्छेद शीर्ष न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह सुप्रीम कोर्ट को विशेष स्थिति में कार्यकारी और विधायी कार्यों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इसमें सरकारी निकायों या अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश, अन्य निर्देश या आदेश जारी करना शामिल है। यह सुप्रीम कोर्ट को लोकहित, मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। साथ ही इनके किसी भी प्रकार के उल्लंघन या अतिक्रमण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
यह अनुच्छेद संविधान के संरक्षक और कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को बढ़ाता है। साथ ही यह न्यायिक सक्रियता के रूप में भी कार्य करता है। शहरी स्थानीय सरकार की 3 श्रेणियाँ। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर परिषद, नगर पालिकाएँ, ट्रांजिशनल क्षेत्र के लिए नगर पंचायत। इसके अंतर्गत ग्रामीण से शहरी क्षेत्र वाला ट्रांजिशन क्षेत्र शामिल होता है। बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम। नगर निगम यदि नगर पालिका को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो नई नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव का आयोजन उसे भंग किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर करवाना अनिवार्य है। यदि किसी नगर पालिका का उसकी अवधि पूर्ण होने से पहले विघटन कर दिया जाता है तो विघटन के बाद गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए बनी रहेगी। यदि विघटित नगर पालिका का कार्यकाल 6 माह से कम है तो उस अवधि के दौरान चुनाव करवाना आवश्यक नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 ZA यह नगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची तैयार करता है। साथ ही नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है। शहरी स्थानीय निकाय और नगर निगम। किसी नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं: परिषद, अस्थायी समिति और आयुक्त। परिषद, इसमें पार्षद शामिल होते हैं। यह निगम की विचार विमर्श करने वाली और विधायी शाखा है। इसका नेतृत्व मेयर करता है। इसकी सहायता के लिए एक डिप्टी मेयर होता है। हालांकि मेयर नाम मात्र का प्रमुख होता है। उसे शहर के प्रथम नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अस्थायी समितियाँ, ये समितियाँ परिषद के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जाती हैं, जो संख्या में बहुत अधिक होती हैं। नगर आयुक्त, यह परिषद और उसकी अस्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। भारतीय शहरों में मुख्य रूप से आयुक्त मॉडल यानी मुख्य कार्यकारी के रूप में आयुक्त CACE मॉडल का पालन किया जाता है। यह मॉडल मेयर मॉडल यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी मेयर मॉडल के विपरीत है। डीम मॉडल, इस मॉडल में मेयर अग्रणी होता है और उसके पास व्यापक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। केस मॉडल, CACE मॉडल, इस मॉडल में आयुक्त यानी कि कमिश्नर अग्रणी होता है और कार्यकारी शक्तियाँ उसी के पास होती हैं। देश के प्रत्येक राज्य ने अपने यहाँ नगर पालिकाओं के गठन के लिए कानून बनाया है। यह कानून नगर पालिकाओं के कार्यों, संरचना, संसाधनों और नागरिक प्रशासन में उनकी भूमिका तय करता है। आदर्श आचार संहिता। सुर्खियों में क्यों? निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देश में 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता MCC के बारे में। यह चुनाव प्रक्रिया की अवधि में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने हेतु ECI द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का एक सेट है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने की तिथि तक लागू रहती है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का विकास क्रम और ECI की भूमिका।
पहली बार 1960 में केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में एमसीसी लागू की गई थी। 1974 में ईसीआई ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक जिला स्तरीय स्थायी समिति गठित करने का निर्देश दिया था। इसके तहत जिला कलेक्टर को एमसीसी के उल्लंघन की निगरानी करनी थी। 1979 में ईसीआई ने सत्तारूढ़ दल की गतिविधियों को विनियमित करने और अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए एक नया उपबंध शामिल किया था। 2013 में एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया था। इस निर्णय के बाद आयोग ने इसे एमसीसी में शामिल किया था। इसे किसी कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसे कानूनों के माध्यम से लागू किए जा सकते हैं। एमसीसी लागू होने के बाद प्रतिबंधित गतिविधियां उम्मीदवार वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकती और संरचना विकास जैसे सड़क से जुड़े प्राधिकरणों की ओर से कोई वादा नहीं किया जा सकता। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी प्रकार की अस्थायी नियुक्ति पर रोक लगा दी जाती है। मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से अनुदान या भुगतान की मंजूरी नहीं दे सकते। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी परिवहन साधनों, सरकारी मशीनरी जैसे संसाधनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। महत्वपूर्ण सुर्खियाँ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ पंजीकृत गैर मतदाता प्राप्त राजनीतिक दल। भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियम के तहत आरयूपीपीज को चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन के साथ साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। पिछले 3 वित्तीय वर्षों के ऑडिटेड अकाउंट्स के विवरण, पिछले 2 चुनावों में किए गए व्यय का ब्यौरा। गैर मतदाता प्राप्त राजनीतिक दल ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जिन्हें विधानसभा या लोकसभा के आम चुनावों में इतने मत प्रतिशत में प्राप्त नहीं होते हैं कि उन्हें राज्य स्तरीय दल या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सके। गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में नए पंजीकृत दल या ऐसे दल भी शामिल होते हैं जिन्होंने पंजीकृत होने के बाद से कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है। ईसीआई चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों में राहत शिविरों में वोट डालने के लिए मणिपुर के आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक योजना अधिसूचित की है। इस कदम से अपने मूल निवास स्थानों से विस्थापित हुए लोगों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। आईडीपीज संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के अनुसार आईडीपीज ऐसे लोग हैं जो सशस्त्र संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन या आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हालांकि वे अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बाहर नहीं जाते हैं। अमिट स्याही मतदाता स्याही। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अमिट स्याही के एकमात्र निर्माता मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड MPVL को 26.55 लाख शीशियाँ बनाने का ऑर्डर दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49 के में प्रावधान किया गया है कि पीठासीन अधिकारी या मतदाता अधिकारी प्रत्येक मतदाता की बाईं तर्जनी अंगुली का निरीक्षण कर सकता है और उस पर एक अमिट स्याही का निशान लगा सकता है। इसे अमिट स्याही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बार लगाने के बाद इसे कई महीनों तक किसी रसायन, डिटर्जेंट, साबुन या तेल से नहीं हटाया जा सकता। इसका रंग पर्पल होता है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है जो नाखून के साथ अभिक्रिया करने और प्रकाश के संपर्क में आने पर गहरा हो जाता है।
नामांकन प्रक्रिया। उम्मीदवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत नामांकन दाखिल करते हैं। नामांकन दाखिल करने की तिथि भारत का निर्वाचन आयोग तय करता है। उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर आरओ या सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना होता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक ही प्रस्तावक हो सकता है। किसी मान्यता प्राप्त दल का कोई उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता है, प्रस्तावक के रूप में उस निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक मतदाता की आवश्यकता होती है। वहीं निर्दलीय या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के मामले में 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होती है। कोई उम्मीदवार एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम 4 नामांकन दाखिल कर सकता है। अवकाश के दिन नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकते हैं। डाक मतपत्र। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए डाक मतपत्र अधिसूचित किए हैं। डाक मतपत्र डाक के माध्यम से मत डालने का एक तरीका है। यह सुविधा उन लोगों को प्रदान की जाती है जो शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण अपना मत नहीं दे पाते हैं। डाक मतपत्र के लिए पात्र मतदाता निम्नलिखित हैं। आवश्यक सेवाओं में नियोजित मतदाता, सशस्त्र बलों के सदस्य, राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य, सरकारी कर्मचारी आदि। अनुपस्थित मतदाता, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन आदि। चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए मतदाता या प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत मतदाता। उल्लेखनीय है कि डाक मतपत्र के लिए उपयोग किए जाने वाला मतपत्र ईवीएम हेतु उपयोग किए जाने वाले मतपत्र से अलग होता है। महत्वपूर्ण कानून और विधेयक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं। नागरिकता संशोधन नियम 2024 सुर्खियों में क्यों? गृह मंत्रालय में नागरिकता नियम 2009 में संशोधन किया है और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। ऐसा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। संसद ने इसी अनुच्छेद के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग करते हुए CAA 2019 को पारित किया है। दिसंबर 2019 में इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता देने एवं उसे समाप्त करने तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए कोई भी प्रावधान कर सकती है। CAA का उद्देश्य प्रवासियों के एक विशेष समूह को नागरिकता प्रदान करना है, भले ही उनके पास 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार यात्रा की वैध दस्तावेज नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के बारे में। इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा करते हैं, वे उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इससे पहले ये पढ़ लेते हैं। OCIH को रद्द करने के 5 आधार। धोखाधड़ी के जरिए पंजीकरण करवाना, संविधान के प्रति निष्ठा न रखना, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ संपर्क रखना, यदि भारत की संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा या लोकहित को बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, या यदि पंजीकरण के 5 साल के भीतर प्रवासी भारतीय नागरिकों को 2 साल या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो। अब ये देखिए किनको प्रवासी भारतीय नहीं माना जाएगा, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म से हों। वे अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हों। उन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो तथा वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल
असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की कुछ आदिवासी क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के तहत आने वाले क्षेत्रों में नहीं आते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों को पासपोर्ट, भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 तथा फॉरेनर्स एक्ट 1946 और इसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के खिलाफ दंडित करने से छूट दी है। उपर्युक्त प्रवासियों के लिए देशीकरण के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पंजीकरण रद्द करने के 5000 अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार कुछ दशाओं में ऐसे प्रवासियों का ओसीआई पंजीकरण रद्द कर सकती है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर नजर। पात्रता, पंजीकरण। देशीकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है भारतीय मूल का व्यक्ति, किसी भारतीय नागरिक से शादी करने वाली महिला या पुरुष, भारतीय नागरिक की नाबालिग संतान, वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक स्वतंत्र भारत की या भारत का नागरिक रही या रहा हो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का धारक के रूप में पंजीकृत कर व्यक्ति। देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र। नियमों में मूल देशों को साबित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में 20 अलग अलग दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि शामिल हैं। दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना। आवेदक को एक घोषणा पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है तो उसके अपने देश की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6(b) के तहत नागरिकता के लिए आवेदन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। जिला स्तरीय समिति के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। ओसीआई कार्ड धारकों के लिए लाभ। ओसीआई कार्ड धारकों को आजीवन वीजा की सुविधा उपलब्ध है। वे भारत में कई बार आ जा सकते हैं। वास्तव में यह बहुउद्देशीय कार्ड है। उन्हें भारत में किसी भी अवधि तक रहने के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराने से छूट दी जाती है। आर्थिक, वित्तीय और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में उन्हें अनिवासी भारतीयों के समान सुविधाएं दी जाती हैं। हालांकि ओसीआई कार्ड धारकों को भारत में कृषि भूमि या बागान जैसी परिसंपत्तियों की खरीद की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित विदेशी नागरिक ओसीआई के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था। जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक रह चुका हो, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनने वाले किसी क्षेत्र से संबंधित हो तथा उपर्युक्त पात्रताओं के तहत आने वाले लोगों की संतान या पोते पोती या परपोती। महामारी रोग अधिनियम 1897 सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत की 22वीं विधि आयोग ने महामारी रोग अधिनियम 1897 की व्यापक समीक्षा शीर्षक से अपनी 286वीं रिपोर्ट जारी की है। अन्य संबंधित तथ्य। विधि आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ईडी 1897 और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन
2005 की जांच की है। विधि आयोग द्वारा रेखांकित ईडीए 1897 की मुख्य कमियां। कानून में सरकार को अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत महामारी या संक्रामक रोग को परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही इसमें प्रकोप एपिडेमिक और पैंडेमिक के बीच अंतर भी नहीं किया गया है। अधिनियम में महामारी रोग की प्रभावी निगरानी, क्वारंटाइन प्रक्रिया, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संक्रामक अपशिष्ट एवं शवों के निपटान हेतु विशिष्ट दिशा निर्देशों की कमी है। इस अधिनियम में स्थानीय शासन को महामारी संबंधी रोगों को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। आयोग ने कानून को मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए कानून में संशोधन करने या फिर एक नया व्यापक कानून बनाने की सिफारिश की है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन के बारे में इसे स्वास्थ्य सभा में ने 1969 में अपनाया था तथा 2005 में संशोधित किया था। ये विनियमन उन लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं और आपात स्थितियों के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा है जो कई देशों में फैल सकती है। ये 194 WHO सदस्य देशों सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये देशों के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं की रिपोर्ट करना आवश्यक बनाते हैं। साथ ही उनके लिए अधिकार और दायित्व भी निर्धारित करते हैं। ये विनियमन यह निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करते हैं कि कोई विशेष घटना अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपात है या नहीं। ईडीए के 1897 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। औपनिवेशिक शासन। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 ने 1896 में तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में फैली बुबोनिक प्लेग महामारी से निपटने के लिए ईडीए लागू किया था। सरकार की शक्तियाँ। पैंडेमिक का राज्यों के बीच प्रसार। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार जिला अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे इन रोगों की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु उपयुक्त कार्यवाही करें। इसके तहत केंद्र सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बंदरगाहों से प्रस्थान करने वाले या वहां पहुंचने वाले जहाज़ों व पोतों का निरीक्षण करने की अनुमति है। 2020 में किए गए संशोधन। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के साथ किए जाने वाले हिंसात्मक रवैये को रोकने के लिए पारित किया गया था। 2020 के संशोधन के तहत स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के साथ हिंसा करने या किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 3 से 5 साल की कैद और 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। भारत के मंदिरों का विनियमन सुर्खियों में क्यों? हाल ही में कर्नाटक विधानसभा ने राज्य के मंदिरों को विनियमित करने के उद्देश्य से कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। मंदिरों को विनियमित करने के लिए संवैधानिक और संस्थागत ढांचा। अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान रूप से अधिकार प्राप्त है। हालांकि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रख इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25(2) राज्य धार्मिक आचरण से जुड़ी किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक गतिविधि की
को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकता है। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने हेतु भी कानून बना सकता है। अनुच्छेद 26 यह अनुच्छेद धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि वे धार्मिक कार्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के अधीन ही संपन्न किए जा सकते हैं। अनुसूची 7 के तहत सूची 3 समवर्ती सूची की प्रविष्टि 28 यह प्रविष्टि संघ और राज्य विधानमंडल दोनों को धर्मार्थ कार्यों और धर्मार्थ संस्थाओं, धर्मार्थ एवं धार्मिक बंदोबस्ती तथा धार्मिक संस्थाओं पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती देश में अलग अलग राज्यों ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से धार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने के लिए विधायी और विनियामकीय फ्रेमवर्क लागू किए हैं। हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग 1960 इस आयोग ने यह मत प्रकट किया था कि मंदिरों में कुप्रशासन को रोकने के लिए सरकार को मंदिरों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। औपनिवेशिक काल में मंदिरों का विनियमन, धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863 इस अधिनियम को मंदिरों की देखरेख हेतु स्थानीय समितियों की स्थापना के लिए पारित किया गया था। मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1925 इस अधिनियम में बोर्ड आयुक्तों को मंदिरों के प्रबंधन की निगरानी करने हेतु अधिक अस्थायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 सुर्खियों में क्यों? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 2023 के तहत सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। नए नियम सिनेमेटोग्राफ नियम 1983 की जगह पर लाए गए हैं। सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। पदावधि, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, CBFC में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब बोर्ड में 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी। यह प्रयास किया जाएगा कि बोर्ड के आधे सदस्य महिलाएं हों। सलाहकार पैनल का गठन, केंद्र सरकार बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक सलाहकार पैनल का गठन करेगी। बेहतर दक्षता, प्रमाणन की दक्षता में निम्नलिखित प्रकार से सुधार किया जा सकता है। फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करके और पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाकर सभी लेन देन में लगने वाले समय को खत्म करके यह फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को डिजिटल युग के लिए सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाएगा। UA के वर्गीकरण को आगे बढ़ाना, मौजूदा UA श्रेणी को 3 और आयु आधारित श्रेणियों में उपवर्गीकृत करना। फिल्म प्रमाणन की श्रेणियाँ U सबके लिए और बिना किसी प्रतिबंध के, मतलब देख सकते हैं सब लोग। आयु आधारित में 7 वर्ष यानी 7+ के जो है बिना किसी प्रतिबंध के, लेकिन माता पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में देख सकते हैं। 7+ और 13+ और 12 वर्ष की बजाय 16 वर्ष से प्लस जो है। ए केवल वयस्क 18 या अधिक आयु के लिए। S केवल किसी पेशेवर या किसी वर्ग के सदस्य के लिए। इस उपवर्गीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि युवा दर्शकों को उनकी आयु के अनुरूप कंटेंट से अवगत कराया जाए। यह कदम स्वैच्छिक होगा। प्रायोरिटी के आधार पर स्क्रीनिंग का प्रावधान, कई बार फिल्म निर्माताओं फिल्म
के रिलीज होने की घोषणा CBFC की मंजूरी से पहले ही कर देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी के आधार पर CBFC और स्क्रीनिंग का प्रावधान किया जा रहा है। टेलीविज़न के लिए फिल्म की श्रेणी में बदलाव। किसी फिल्म को टेलीविज़न पर प्रसारित करने के लिए उसे एडिट करना होगा और एडिटेड फिल्म के लिए फिर से प्रमाणन लेना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल गैर निषिद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी की फिल्में ही टेलीविज़न पर दिखाई जा सकती हैं। प्रमाण पत्रों की अस्थायी वैधता। पहले फिल्म प्रमाणन 10 वर्षों के लिए वैध होता था। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि फिल्म प्रमाणन की वैधता अनिश्चित काल के लिए होगी। अन्य संबंधित तथ्य। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण और दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए सिनेमा घरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान सुलभता संबंधी मानकों से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह पहल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है। यह अधिनियम दिव्यांगजनों की फिल्मों तक पहुंच सहित सूचना और संचार में उनकी सार्वभौमिक पहुंच एवं समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्रवाई को अनिवार्य बनाता है। अन्य संबंधित तथ्य। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम। 22वें विधि आयोग ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम शीर्षक से 284वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। सार्वजनिक लोक संपत्ति की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार में विरोध प्रदर्शन का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 1(b) के अंतर्गत शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार। हालांकि उपद्रव और अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शन को इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 51(a) के तहत नागरिकों के लिए उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। PDPP अधिनियम 1984 में उन अपकृत्यों से निपटने का प्रावधान किया गया है जिनके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। भारतीय दंड संहिता IPC की 425 से 440 की तक की धाराएं ऐसे ही अपकृत्यों को अपराध ठहराने से संबंधित है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। हाल ही में संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिनियमित किया। इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं शामिल परीक्षाएं इसके दायरे के अंतर्गत लोकसभा अंतर्गत लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लाया गया है। अपराध की प्रकृति। अपराधों को संघीय, गैर जमानती और असमनीय रूप में वर्गीकृत किया गया है। असमनीय अपराधों के मामले में शामिल पक्षकार समझौता नहीं कर सकते हैं। सजा के प्रावधान। न्यूनतम 3 से 5 वर्ष का कारावास। संगठित आपराधिक समूह को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लोक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति के गठन का निर्णय भी लिया है। गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू। प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना। हाल ही में सरकार ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना हेतु फंड्स को स्वीकृति प्रदान की है। प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना के बारे में मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अवधि। यह योजना 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अवधि के अंतिम 2 वित्त वर्षों
2024 से 25 और 25 से 26 में लागू की जाएगी। इस योजना के दो वर्टिकल घटक हैं। लोक शिकायतों की निवारण हेतु व्यापक प्रणाली तथा प्रशासनिक सुधार के लिए योजना। लोक शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक प्रणाली हेतु योजना। लोक निवारण की गुणवत्ता। शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सीपी ग्राम्स के 10 चरणीय सुधारों को आगे बढ़ाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से शिकायत निवारण, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए एआई आधारित लोक शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करना। इस प्रकार शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करना। एकीकृत शिकायत निवारण यह योजना शिकायत निवारण वाले अन्य सभी पोर्टल्स को एकीकृत करेगी। इससे सीपी ग्राम्स लोक शिकायतों के लिए सबसे बड़ा इंटरफेस बन जाएगा। क्षमता निर्माण। पुनरुत्थान योजना का उद्देश्य शिकायत निवारण में तकनीक के बड़े पैमाने पर उपयोग को बढ़ावा देना, शिकायत निवारण अधिकारियों का क्षमता निर्माण करना और सीपी ग्राम्स के वर्जन 7.0 को अपग्रेड करना है। प्रशासनिक सुधार के लिए योजना। रणनीतिक आवंटन। यह प्रशासनिक सुधार योजना निम्नलिखित योजनाओं में संसाधनों का उपयोग करेगी। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग गतिविधियाँ 2024-25 और 25-26 के लिए राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार योजना आदि। शिकायत निवारण तंत्र जीआरएम। लोक शिकायतों को प्रबंधित करने वाली 2 नोडल एजेंसियां हैं। डीएआरपीजी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। लोक शिकायत निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के बारे में डीएआरपीजी ने 2007 में सीपी ग्राम्स का गठन किया था। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों के लिए 24/7 उपलब्ध है। इसके माध्यम से सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकारियों के समक्ष नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह एकल पोर्टल है जो केंद्र सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों विभागों से जुड़ा हुआ है। जिन मुद्दों का निवारण इसमें शामिल नहीं है, आरटीआई मामले, अदालत में विचाराधीन मामले, धार्मिक मामले आदि। डीएआरपीजी ने सेवोत्तम नामक एक फ्रेमवर्क विकसित किया है। इसका अर्थ सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता लाना है। सेवोत्तम फ्रेमवर्क के निम्नलिखित 3 घटक हैं: नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण तंत्र तथा सेवा वितरण क्षमता। 2022 में सरकार ने सीपी ग्राम्स के 10 चरणीय सुधारों को लागू किया था। सीपी ग्राम्स सुधारों के 10 कदम। सीपी ग्राम्स 7.0 का सार्वभौमिकरण। स्वचालित रूप से अंतिम छोर से शिकायतें दर्ज करने की सुविधा। तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का लाभ उठाते हुए अति आवश्यक शिकायतों को स्वचालित फ्लैगिंग। भाषा अनुवाद पोर्टल पर 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है। शिकायत निवारण सूचकांक। प्रदर्शन के आधार पर मंत्रालयों विभागों की रैंकिंग करना। फीडबैक कॉल सेंटर। नागरिकों से सीधे फीडबैक लेने के लिए 50 सीटों वाला कॉल सेंटर। एक पोर्टल। सीपी ग्राम्स पोर्टल के साथ राज्य और भारत सरकार के अन्य पोर्टल्स का एकीकरण किया गया है। समावेशिता और आउटरीच। शिकायतें दर्ज करवाने में दूर दराज के क्षेत्रों के नागरिकों को सशक्त बनाने जा रहा है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। प्रभावी शिकायत समाधान को सक्षम करने के लिए आईएसटीएम और सेवोत्तम योजना का संचालन किया जा रहा है। निगरानी प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लिए मासिक रिपोर्ट तैयार करना। डेटा स्ट्रेटजी यूनिट। व्यवहारिक डेटा विश्लेषण के लिए इसे डीएआरपीजी में स्थापित किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय। सोशल ऑडिट सलाहकार निकाय की पहली बैठक आयोजित की गई। साब भारत में अपनी तरह का पहला सलाहकारी निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय
सामाजिक रक्षा संस्थान में किया गया है। NISD सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन कार्य करता है। सोशल ऑडिट के बारे में, यह सरकार के किसी कार्यक्रम योजना की परीक्षण और मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। यहीं छोड़ देते हैं इसको।